ये एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 8 पर बनाए गए वीडियो का दूसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि ब्रिटिश के लिए यहाँ के जनता के मन में असंतोष तो पहले से ही पैदा हो गई थी, लेकिन 1870 और 1880 के दशकों में यह असंतोष और ज़्यादा गहरा हो गया था, क्योंकि इस टाइम पर आर्म्स एक्ट लाया गया था, उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, फिर एल्बर्ट बिल आया। इस सब के कारण भारतीय ब्रिटिश के असली रवैये से अवगत होने लगे। धीरे धीरे इनमें नेशनलिटी का भाव जागने लगा और अपने आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, इसलिए उन्होंने संगठन बनाना स्टार्ट किया। और इसलिए दिसंबर 1885 में देश के अलग अलग हिस्सों से 72 डेलीगेट्स ने बॉम्बे में सभा करके इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। अब है अ नेशन इन द मेकिंग। कांग्रेस अपने शुरुआत के 20 सालों में अपने ऑब्जेक्टिव्स और उसे पाने के लिए जो उसने तरीके अपनाए उस हिसाब से मॉडरेट थी। इस पीरियड में इसने गवर्नमेंट और इसके एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीयों की ज़्यादा भागीदारी हो, इसके लिए आवाज़ उठाई। ये चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस का ज़्यादा भागीदारी हो, उन्हें ज़्यादा पावर मिले और उस प्रोविंसेस में जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है वहाँ पर इसे स्थापित किया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए। उन्होंने डिमांड किया कि गवर्नमेंट में मतलब गवर्नमेंट पोस्ट पर इंडियंस को भी हाई पोजीशन मिलना चाहिए, ऊंचे पद मिलना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने डिमांड किया कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लंदन में उस टाइम हो रहा था उसे इंडिया में भी आयोजित किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन के इंडियनाइजेशन की जो डिमांड ये लोग कर रहे थे, यह रेसिज्म के खिलाफ मूवमेंट थी, आंदोलन था ये, क्योंकि जितना भी इम्पोर्टेंट जॉब था सब पर वाइट ऑफिशियल्स का ही कब्जा था। ब्रिटिश का मानना था कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोजीशन है वो इंडियंस को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े पोस्ट थे सबके लिए सैलरी भी ज़्यादा था और ब्रिटिश ऑफिसर्स अपने सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा घर भेज देते थे, इंग्लैंड भेज देते थे। और अगर उस पोस्ट पर इंडियन आ जाते तो यहाँ का वेल्थ जो इंग्लैंड में जा रहा था वो कम हो जाता, मतलब भारत की धन संपत्ति भारत में ही रहने लगती। और जो इन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड किया उसमें था जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना, आर्म्स एक्ट को रिपेल करना, उसको हटाना और स्पीच और एक्सप्रेशन का फ्रीडम देना। शुरुआती दिनों में कांग्रेस ने इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर भी आवाज़ उठाई। उनका कहना था कि ब्रिटिश रूल के कारण ही इस देश में गरीबी और फैमिन्स मतलब अकाली आया है, क्योंकि लैंड रेवेन्यू बढ़ाने से पीजेंट्स और ज़मींदार गरीब हो गए हैं और इंडिया से जो फूड का एक्सपोर्ट किया जा रहा था, ग्रेन का जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था यूरोप में, उसके कारण यहाँ पर फूड शॉर्टेज होने लगी थी। इसलिए कांग्रेस ने डिमांड किया कि रिवेन्यू को कम किया जाए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर में जो खर्च आ रही थी उसको कट किया जाए और इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड प्रोवाइड किया जाए। उन्होंने साल टैक्स को लेकर उसका विदेशों में इंडियन लेबर्स के साथ, भारतीय मजदूरों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा था उसको लेकर, और फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरफेरेंस की वजह से फॉरेस्ट ड्वेलर्स को मतलब जो जंगलों में रहते थे उनको जो कष्ट झेलना पड़ रहा था, इस सब को लेकर के उन्होंने बहुत सारे रिजोल्यूशंस पास किए। मॉडरेट लीडर्स भारतीयों को ब्रिटिश रूल के अनजस्ट नेचर यानी कि अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे और इसलिए उन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश कराया, उसके बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे और यहाँ के लोगों को दिखाया कि ब्रिटिश रूल ने किस तरह देश के इकोनॉमी को तबाह कर दिया है। वे अपने भाषणों में ब्रिटिश रूल का क्रिटिसाइज करते थे, उसकी आलोचना करते थे और पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा। उन्हें लगता था कि ब्रिटिश फ्रीडम और जस्टिस यानी कि स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं,
इसलिए वे इंडियंस के न्यायसंगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे और इसलिए उन्हें लगता था कि यह ज़रूरी है कि अपने डिमांड को एक्सप्रेस किया जाए ताकि गवर्नमेंट इंडियंस के फीलिंग्स को समझ सके। यहाँ पर सोर्स 2 दिया गया है, इन परस्यूट ऑफ गोल्ड। 1887 में दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस के मॉडरेट लीडर दीनसो वाचा ने लिखा था कि फिरोज शाह मेहता अपने पर्सनल वर्क में बिजी हैं क्योंकि वे धनी हैं और मिस्टर तेलंग भी बिजी रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर सभी लोग अपने पर्सनल वर्क में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे होगी। यहाँ पर एक आइटम्स दिया गया है, परस्यूट ऑफ गोल्ड, मतलब कुछ हासिल करने की कोशिश करना, जैसे कि धन और प्रसिद्धि। अब है फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, और ये किसका कहना था? बाल गंगाधर तिलक का। 1890s तक आते आते बहुत सारे भारतीय कांग्रेस का जो पॉलिटिकल स्टाइल था, राजनीतिक तौर तरीका था, उस पर सवाल उठाने लगे थे। बंगाल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में कुछ नेता जैसे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इन्होंने ज़्यादा रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स के अनुरूप काम करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग थे ये सब। उन्होंने मॉडरेट्स का जो प्रेयर्स वाला पॉलिटिक्स था, यानी कि निवेदन वाला राजनीति था, उसकी आलोचना की और सेल्फ रिलायंस और कंस्ट्रक्टिव वर्क के इम्पोर्टेंस पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को अपने स्ट्रेंथ पर भरोसा करना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के अच्छे इरादों पर, और लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक का कहना था, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस समय पर बंगाल ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा प्रोविंस था और इसमें बिहार और उड़ीसा के भी हिस्से आते थे। ब्रिटिश का कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, यानी कि प्रशासकीय सुविधा के लिए, बंगाल को डिवाइड किया जा रहा है, लेकिन ये सुविधा यहाँ की जनता के लिए नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स और वहाँ के बिजनेसमैन के फायदे के लिए थी। लेकिन नॉन बंगाली एरिया को प्रोविंस से हटाने की बजाय गवर्नमेंट ने ईस्ट बंगाल को सेपरेट कर दिया और उसे असम के साथ मिला दिया। इसके पीछे ब्रिटिश का हो सकता है कि यह उद्देश्य रहा होगा कि बंगाली पॉलिटिशियंस के इन्फ्लुएंस को कम किया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। ये जो बंगाल का विभाजन हुआ, इसके कारण पूरे देश की जनता में आक्रोश फैल गया। कांग्रेस के सभी सेक्शंस, चाहे वो मॉडरेट्स हो या फिर रेडिकल्स हो, सब ने इसका विरोध किया। बड़े पैमाने पर पब्लिक मीटिंग्स और डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी कि प्रदर्शन का आयोजन किया गया और मास प्रोटेस्ट के नए नए मेथड डेवलप किए गए। इससे जो स्ट्रगल सामने आया, जो संघर्ष सामने आया, उसको स्वदेशी मूवमेंट यानी कि स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया। यह मूवमेंट बंगाल में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, इसकी पकड़ बंगाल में बहुत ज़्यादा थी और इसका प्रभाव देश के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ा, जैसे कि आंध्र प्रदेश में इस मूवमेंट को वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक का फोटो दिया गया है। यहाँ पर इनके सामने एक न्यूज़पेपर रखा गया है जिसका नाम है केसरी। यह एक मराठी न्यूज़पेपर था जिसके एडिटर, संपादक थे बाल गंगाधर तिलक, और यह न्यूज़पेपर ब्रिटिश रूल का कट्टर आलोचक बन गया था। यहाँ पर जो फोटो दिखाया गया है यह स्वदेशी मूवमेंट का है। इस टाइम पर डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, प्रदर्शन के लिए हजारों लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा ब्रिटिश रूल का विरोध किया गया और सेल्फ हेल्प यानी कि स्वयं सहायता, उसके बाद स्वदेशी इंटरप्राइज, नेशनल एजुकेशन और इंडियन लैंग्वेजेज के यूज पर जोर दिया। स्वराज की लड़ाई के लिए रेडिकल्स ने
मास मोबिलाइजेशन और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस और गुड्स यानी कि ब्रिटिश संस्थानों और वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि ब्रिटिश रूल को उखाड़ फेंकने के लिए रिवॉल्यूशनरी वायलेंस यानी कि क्रांतिकारी हिंसा की जरूरत है। 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में दूसरे तरह के डेवलपमेंट्स भी हुए, जैसे कि मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स और नवाब के ग्रुप ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की। लीग बंगाल के पार्टीशन को सपोर्ट करता था। उसकी इच्छा थी कि मुस्लिम को एक अलग इलेक्टोरेट्स मिले और 1909 में गवर्नमेंट ने उसकी इस डिमांड को मान भी लिया। अब काउंसिल में मुस्लिम्स के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम वोटर्स द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे पॉलिटिशियंस में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हो गया, बट गया। मॉडरेट्स जो थे वो बायकॉट के मतलब बहिष्कार के यूज के खिलाफ थे। उनका मानना था कि बायकॉट में फोर्स का यूज किया जाता है, बल का यूज किया जाता है, जो कि गलत है। स्प्लिट होने के बाद यानी कि संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मॉडरेट्स डोमिनेट करने लगे, उनका दबदबा बढ़ गया और तिलक के जो फॉलोअर्स थे वो बाहर से ही काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों ग्रुप में फिर से रीयूनाइट हुआ यानी कि एकता हुई और अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ पैक्ट पर समझौता किया और डिसाइड किया कि देश में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए दोनों मिलकर काम करेंगे। यहाँ पर लाला लाजपत राय का फोटो दिया गया है। ये पंजाब से बिलोंग करते थे और मॉडरेट्स का जो पेटिशंस वाला पॉलिटिक्स था उसका विरोध करने वाले रेडिकल ग्रुप के एक लीडिंग मेंबर थे। ये वे आर्य समाज के भी एक्टिव मेंबर रहे थे। अब है द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। इसके बारे में हम वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे।